जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गायत्री मंत्र से। आज का गायत्री मंत्र है घन और घनाभ के फॉर्मूलाज। तो देखो, आज शुरुआत करेंगे घनाभ का फार्मूला। सबसे पहले घनाभ। अब देखो घनाभ क्या होता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहती हैं। घनाभ की लंबाई L है, ऊंचाई इसकी H है और चौड़ाई B है। अगर ये लंबाई है तो इसके पीछे ये एक डिब्बे के आकार का होता है। अब डिब्बे दो प्रकार, जिसकी चारों तरफ की लंबाइयाँ बराबर होंगी तो वो घन हो जाएगा, और जिसकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं वो घनाभ होता है। घनाभ को क्यूबाइड कहते हैं। अब देखो घनाभ, तो सबसे पहले घनाभ का सूत्र, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H। अब देखो, यहाँ से अगर पूछ लिया जाए घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब होता है कि घनाभ में कितनी क्या वस्तु आ सकती है। दूसरा सूत्र आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा पृष्ठ जगह कितनी है। अब तीसरा सूत्र आते हैं। तीसरा, अब आयतन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखो इसका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे कह दिया जाए एक घनाभ के आकार का कमरा है और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तो उसको ही कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B और गुणे के अंदर H। तो ये होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद देखो चौथा सूत्र है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है एक घनाभ के आकार का कमरा है और कमरे में बड़े से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो वो होता है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है, जैसे देखो जो आयत था उसका विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसी तरह इसका भी, अब इसमें H आ गया तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो ये 4 मेन सूत्र होते हैं घनाभ के। अब जो है घनाभ के सूत्र के बाद अब देखो घन। घन में क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। हम इसको थोड़ा सा जो है जल्दी से बना देते हैं। ये हमारा बन गया घन। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है, इसलिए हमने मान लिया इसकी भुजा जो है एक भुजा A है तो सभी क्या हो जाएंगी A। तो अब हम जो है घनाभ के ही सूत्र से घन का सूत्र बताते हैं। देखो अगर बात करें घन का आयतन, तो देखो घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H है, तो यहाँ पे सबकी जगह A इंटू A कर देंगे, तो इसलिए सूत्र हमारा क्या बन गया, A क्यूब बन गया। इसके बाद अगर दूसरा बात करें तो दूसरा है देखो 2LB BH और HL। अगर यहाँ पे सब जगह हम क्या रखेंगे, ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ रखेंगे अगर 2L इंटू B तो यहाँ A स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी A स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर, और जब तीनों जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो 6A स्क्वायर। ये हमारा होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद अगर बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ मान अगर रखते हैं तो 2L प्लस B मतलब 2A और गुणे में फिर से A, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये सूत्र बन गया 4A स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद जो है इसको हटाते हैं, ये जो है इधर लिखा हुआ है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है आयतन। अब इसके बाद अगर घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सब जगह क्या रख देंगे, A। जब A रखेंगे तो ये देखो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तीनों बार जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3A स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा
3a स्क्वायर रूट के अंदर, और जब बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा a√3। तो हमारे तीनों सूत्र घन के भी आ गए हैं। यहाँ पे घन नाप नहीं घन होगा, घन का विकर्ण। तो यहाँ से हमें घनाभ और घन क्या सूत्र पता चल गया। इनको अच्छे से एक दो बार क्या करें, रिवीजन कर लें। जो मैथ्स फार्मूला है उनके गायत्री मंत्र तो हो ही चुका है। तो अब हम जो है शुरुआत करते हैं। कल हमने बताया था जो संगत रेखाएं हैं उनकी निरूपणता, तो उससे रिलेटेड अगर जिसने नहीं देखा है तो कल हमने वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर जाके देख लें। आज बताएंगे उससे रिलेटेड सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सवाल है, यदि समीकरणों के निकाय kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो कल हमने बताया था इसको कैसे तुलना करेंगे, सब कुछ आज बताएंगे। तो देखो कैसे क्या इसकी तुलना करेंगे। सबसे पहले देखो पहला समीकरण लिखते हैं और इसकी हमेशा जो तुलना करते हैं ax + by + c = 0 से करते हैं। अब यहाँ देखो इस रूप में पहले बनाएंगे। अब दो हैं तो यहाँ एक को a1 मान लेंगे, दूसरे को a2 मान लेंगे। अब यहाँ देखो इसको जो है दो को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से कुछ, kx - 5y और माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक समीकरण ये बन गया। अब देखो पहले वाले समीकरण को तुलना करवाते हैं हम, a1x + b1y + c1 = 0 से। अब यहाँ हमने तुलना करवा दी इसकी, तो यहाँ देखेंगे कि x और x सेम है, तो इसका मतलब a1 बराबर क्या निकला k। अगर b1 की बात करें तो b1 बराबर क्या निकला -5 और c1 बराबर क्या निकला -2। यहाँ से तुलना करने के बाद हमें a1 b1 और c1 पता चल गए। अब दूसरा समीकरण जो है ये है, इसको हल करते हैं। तो 6x + 2y - 7 = 0। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करवाने पर, किससे तुलना करवाने पर लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। सेम ये जरूर लिखेंगे, जरूर बिना लिखे से तुलना करने पर। अब यहाँ से जब तुलना की तो हमारा क्या निकला, a1 = 6, b यहाँ a2 हो जाएगा और b2 = 2 और c2 = -7। यहाँ हमें a1 b1 c1 पता चल गया, a2 b2 c2 पता चल गए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई हल नहीं है, तो यदि कोई हल नहीं है तो, अब कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं है उसके लिए क्या होता है बताओ, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। कोई हल नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। हाँ, यदि कोई हल नहीं है तो a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि अनेक हल हैं तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ देखो हमको पता चल गया। अब जो तुलना हमने की है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनको जो है मान रख देते हैं। तो a1 कितना है k बटे a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है -5 बटे b2 कितना है 2, क्योंकि यही दो बराबर है, हमने दोनों को बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को बराबर करने के बाद यहाँ से हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो अब इसको जो है करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2k = 30, वो भी कहा है कि -k, और जब k बराबर करेंगे तो -30/2 और 2 से काट देंगे, आ जाएगा -15, और ये हमारा k का मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।